हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक कैथेटराइजेशन के बारे में, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। सो इस चैप्टर में और इस लेक्चर में हम जो मेन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ कार्डियक कैथेटराइजेशन, यानी ये क्या है, ये प्रोसीजर है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है या फिर थेरेपेटिक प्रोसीजर है, कौन सी चीज़ के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग केयर विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सिस and also the complications of cardiac catheterization. Okay, so let's get started. Now what is cardiac catheterization? ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है और थेरापेटिक प्रोसीजर भी है, यानी इसके दोनों काम है। डायग्नोसिस के भी लिए हम यूज़ करते हैं इसको, उसके अलावा थेरापेटिक पर्पस के लिए भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक तो सिंपल है। नाउ डिस्कस करते हैं कि ये कार्डियक कैथेटराइजेशन है क्या। सो कार्डियक कैथेटराइजेशन एक, जैसे कि पहले ही हमने डिस्कस किया कि ये एक प्रोसीजर है जो कि परफॉर्म किया जाता है विथ रेडियोपैक कैथेटर। अब रेडियोपैक कैथेटर नाम है उस कैथेटर का जो कि हम यूज़ करते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए। अब वो रेडियोपैक कैथेटर पास किया जाता है थ्रू द फिमोरल आर्टरी डायरेक्टली इनटू द हार्ट एंड लंग्स, क्योंकि फिमोरल आर्टरी की साइज़ बड़ी होती है और उसके अलावा उसकी लेंथ भी बड़ी होती है, वो जाकर हार्ट से कनेक्ट करती है। इसकी वजह से मोस्टली कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए फिमोरल आर्टरी या फिर वीन को सेलेक्ट किया जाता है। सो इस फिमोरल आर्टरी से हम रेडियोपैक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं और पास करते हैं इनटू द हार्ट एंड लंग्स। उसके बाद इट मे आल्सो बी परफॉर्म्ड इन कंजक्शन विथ एंजियोग्राफी। अगर हम सिंपली एंजियोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके कार्डियक कैथेटराइजेशन से कंजक्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें चेंज क्या है, अगर हम एंजियोग्राफी कर रहे हैं, एंजियोग्राफी का मतलब है विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, क्योंकि एंजियो का मतलब है ब्लड वेसल्स एंड ग्राफी का मतलब है हम ग्राफिकली या फिर कंप्यूटराइज फॉर्म में उसको देखें, ब्लड वेसल्स को ग्राफी करें। सो एंजियोग्राफी में हम रेडियोपैक कंट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट करते हैं थ्रू द कैथेटर इनटू द सर्कुलेशन, और वो क्या करता है, उसका काम होता है कि वो अलो करता है विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट चेम्बर्स। अब जो कंट्रास्ट मीडियम हमने इंजेक्ट किया है उसकी मदद से हम देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ पर जा रही हैं और ब्लड की सर्कुलेशन किस तरह से हो रही है, कहाँ से कहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है ब्लड का, और वॉल्यूम किस तरफ जा रहा है ब्लड का। तो ये काम है कंट्रास्ट मीडियम का, जिसकी मदद से हम ये सारा कुछ पता लगा सकते हैं बाय गिविंग दिस कंट्रास्ट मीडियम। नाउ दिस इज़ द डायग्राम यू कैन सी क्लियरली। अब ये कोरोनरी आर्टरी है और हमने नीचे फेमोरल आर्टरी से कैथेटर को पास किया है अप टू द हार्ट। ठीक है, तो हार्ट तक हमने इसको इंसर्ट किया है। अब यहाँ पर हमने कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए यूज़ किया है कार्डियक कैथेटराइजेशन को, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसको हम देख रहे हैं कि उसमें कहीं किसी भी किस्म की ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, कोई प्लॉक की फॉर्मेशन तो नहीं बनी, या फिर दूसरे पर्पस के लिए हम कोरोनरी एंजियोग्राफी कर रहे हैं जिसमें हमने कोरोनरी आर्टरी को बड़ा किया हुआ है और उसके अंदर आप प्लेक की फॉर्मेशन देख रहे हैं। अब इस प्लेक को दूर करने के लिए भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन भी करते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि कार्डियक कैथेटराइजेशन डायग्नोस्टिक के साथ साथ थेरेपेटिक पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो पहले आप देख रहे हैं कैथेटर। कैथेटर के आगे जो ब्लू कलर का डाई है ये कंट्रास्ट मीडियम है, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं एक्सरे में कि हमारा कैथेटर सही दिशा में जा रहा है, जहाँ जिस डायरेक्शन में हम उसको भेज रहे हैं उसमें जा रहा है या नहीं। ओके, सो इस तरह से ये काम करता है कैथेटर जब हम ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट करते हैं या फिर एंटर करते हैं विथ डाई। ओके, सो फंक्शंस क्या हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन के। सो पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके यूजेस को डिस्कस करते हैं कि किस चीज़ के लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन को यूज़ करते हैं। सो कार्डियक कैथेटराइजेशन वेंट्रिकुलर फंक्शंस को एवेल्युएट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा कार्डियक कैथेटराइजेशन का ये भी फंक्शन है कि हार्ट के चैम्बर्स में
प्रेशर को मेजर करना और ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर करना ब्लड में, ये भी कार्डियक कैथेटराइजेशन का फंक्शन होता है। उसके अलावा इट आल्सो सर्व एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग कार्डियक मसल। अगर हम कार्डियक मसल यानी हार्ट के मसल्स की बायोप्सी करना चाहते हैं, उसकी कोई टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने बायोप्सी करनी होती है। तो बायोप्सी के लिए भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा परफॉर्मिंग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक स्टडीज़ के लिए, तो ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे कार्डियक कैथेटराइजेशन के। देन cardiac catheterization is used to find out why you are having chest pain or an abnormal heart rhythm। तो ये हम यूजेस डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन यूज़ करते हैं। तो पहला इसका यूज़ है कि आपको चेस्ट पेन, आपको नहीं, आपके पास जो पेशेंट आया है उसको चेस्ट पेन क्यों हो रहा है और उसको एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स क्यों हो रहे हैं, उसको डायग्नोस करने के लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन का यूज़ करते हैं। ये नाम बड़ा है तो इसके लिए हम बार बार मैं सीसी बोलती हूँ। ओके, सो फर्स्ट इसका यूज़ ये हो गया। देन टेक अ टिनी बिट ऑफ मसल फ्रॉम योर हार्ट टू एग्जामाइन, यानी बायोप्सी के लिए भी हम सीसी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम सीसी को यूज़ करके हार्ट मसल का टिन्नी बिट यानी थोड़ा छोटा सा पार्ट उठाते हैं ताकि हम उसको एग्जामाइन कर सकें। ओके, देन एवेल्युएट और कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, वेल्व डिजीज़ और डिजीज़ ऑफ एओर्टा। अब ये बहुत सारी डिजीज़ है, इनकी प्रेजेंस को भी हम एवेल्युएट या फिर कन्फर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग सीसी। क्योंकि सीसी में हमने क्या यूज़ किया है, एक तो कैथेटर यूज़ किया है, उसके अलावा डाई यूज़ किया है, जिसकी मदद से हम इजीली देख सकते हैं कि कहाँ पर ब्लॉकेज है, कहाँ पर प्लेक की फॉर्मेशन बनी हुई है, कहाँ से जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हुई हुई। तो हम इजीली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, वेल्व डिजीज़ और डिजीज़ ऑफ एओर्टा की प्रेजेंस को एवेल्युएट और कन्फर्म कर सकते हैं। So your provider may do this as a scheduled procedure और शॉर्टली आफ्टर अ हार्ट अटैक। सो जो प्रोवाइडर्स हैं वो हार्ट अटैक के बाद भी इस प्रोसीजर को कर सकते हैं, इन सारी डिजीज़ को एवेल्युएट और कन्फर्म करने के लिए। देन आल्सो सीसी इज़ यूज्ड फॉर टू एवेल्युएट हार्ट मसल फंक्शन। जो हार्ट के मसल से उनके फंक्शंस को एवेल्युएट करने के लिए भी सीसी का यूज़ किया जाता है। देन पल्मोनरी आर्टरीज जो कि ब्लड लेकर जाती हैं लंग्स की तरफ, उनमें अंदर कोई इश्यूज़ तो नहीं है, उनको चेक करने के लिए भी सीसी का यूज़ किया जाता है। देन चेक ऑन योर ब्लड फ्लो किस तरह में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में ज़्यादा ब्लड फ्लो जा रहा है। क्योंकि क्या होता है बाज़ों का वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जब ये डिफेक्ट्स अकर होते हैं तो उस दौरान जो ब्लड का फ्लो है वो एबनॉर्मल हो रहा होता है। यानी अगर वीएसटी है तो वेंट्रिकल्स में ब्लड की मूवमेंट या फिर ब्लड का फ्लो होता है, और एएसटी है तो एट्रियम्स में ब्लड का फ्लो होता है। तो सीसी को हम यूज़ करके ये भी पता लगा सकते हैं कि ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, आइदर इट इज़ सेंटिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। ओके, तो ये भी चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकते हैं और प्रेशर इन एरियाज ऑफ योर हार्ट, कौन से चैम्बर में कितना प्रेशर है, इसको भी हम सीसी की मदद से चेक कर सकते हैं। देन गेट मोर इन्फॉर्मेशन दैट अदर टेस्ट कुडंट प्रोवाइड। उसके अलावा सीसी को हम मोर इन्फॉर्मेशंस को गेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो कि दूसरी टेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। देन इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द नीड फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अगर कोई फर्दर ट्रीटमेंट की नीड है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम सीसी का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरवेंशनल प्रोसीजर या फिर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट जिसको हम कैबेज बोलते हैं, और किसी सर्जरी के लिए। देन थेरापेटिक पर्पस में हम सीसी को यूज़ करते हैं एज टू प्लेस अ स्टेंट टू ओपन अ ब्लॉकेज इन एन आर्टरी। अगर आर्टरी में प्लाक की वजह से ब्लॉकेज हुई है तो उसको ओपन करने के लिए हम सीसी को यूज़ करते हैं टू प्लेस अ स्टेंट, जो कि हम उस आर्टरी में स्टेंट को प्लेस करते हैं ताकि जो ब्लॉकेज है वो ओपन हो जाए। तो ये थेरापेटिक पर्पस है सीसी का। देन टू डायग्नोज कार्डियोमायोपैथी, अगर हार्ट में कोई डिजीज़ है उनको डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एओर्टिक स्टेनोसिस, यानी एओर्टिक जो एओर्टा है उसमें नैरोनेस या फिर उसमें
स्टिफनेस आ गई है, वो नैरो हो गई है, उसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। माइट्रल वॉल रिगर्गिटेशन हो रहा है, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर इन यूर लंग्स की तरफ अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको भी डायग्नोस करने के लिए हम सीसी का यूज़ करते हैं, यानी कार्डियक कैथेटराइजेशन का यूज़ करते हैं। तो दीज वर द यूजेस ऑफ कार्डियक कैथेटराइजेशन जिनके लिए हम सीसी को यूज़ करते हैं। देन ड्यूरिंग कार्डियक कैथेटराइजेशन, अब जब कार्डियक कैथेटराइजेशन हो रहा है, हम डायरेक्ट पूरा प्रोसीजर तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि किस तरह से होता है, क्या होता है। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो क्या करता है, पुट्स अ लॉन्ग नेरो ट्यूब, जिसको हम कैथेटर बोलते हैं। ये एक लॉन्ग नेरो ट्यूब होता है जिसको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, नर्स का काम नहीं है ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काम है। तो वो क्या करता है, वो लॉन्ग नेरो ट्यूब जिसको हम कैथेटर बोलते हैं उसको पुट करता है इनटू ब्लड वेसल्स इन यूर लेग और आर्म। अब लेग्स और आर्म इन दोनों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लेग यानी फिमोरल आर्टरी या फिर वीन को सेलेक्ट किया जाता है फॉर दिस प्रोसीजर, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी है, उसकी डायामीटर उसका बड़ा है, दैट्स वाई मोस्टली उसको सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन कोई अगर दूसरी कंडीशन से तो उसको हम उसमें हम आर्म्स की आर्टरी और वीन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जो लॉन्ग नेरो ट्यूब यानी जो कैथेटर है उसको हम लेग और आर्म की आर्टरी या फिर वीन से इंसर्ट करते हैं और वहाँ से उसको मूव करते हैं टू यूर कोरोनरी आर्टरी या फिर टू द हार्ट। सो दिस लो रिस्क डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कैन टेल यूर प्रोवाइडर हाउ वेल यूर हार्ट इज़ वर्किंग एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू मे नीड। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, सो दिस वॉज द अगेन कार्डियक कैथेटराइजेशन इमेज। अब यहाँ पे आपको और क्लियर हो गया होगा। तो पहले ऊपर देखें तो फीमोरल आर्टरी जो कि एक इंसर्शन साइट है, वहाँ पे हमने कैथेटर को प्लेस किया है और वो ऊपर एओर्टा तक जा रहा है, एओर्टा से होते होते वो हार्ट में जा रहा है। फिर दूसरी साइड पर आ जाएं जहाँ पर हार्ट का डायग्राम है, तो हार्ट के डायग्राम के ऊपर आप कोरोनरी आर्टरीज देख रहे हैं, 2 कोरोनरी आर्टरीज हैं। उस कोरोनरी आर्टरीज में ब्लू कलर का कैथेटर आप देख सकते हैं, ओके, जो कि नीचे एओर्टा से आ रहा है, फिर थोड़ा कर्व होकर फिर अगेन वो कोरोनरी आर्टरी में आ रहा है। अब इस कोरोनरी आर्टरी को भी हमने थोड़ा बड़ा किया है, तो कोरोनरी आर्टरी को फिर से ऊपर वाले पार्ट को हटाया हुआ है ताकि नीचे वाला जो पार्ट है यानी इंटरनल साइड है उसकी देख सकें हम। तो ब्लू कलर का कैथेटर आप देख सकते हैं और उसके आगे जो ये थोड़ा चमक रहा है इसको हम कंट्रास्ट बोलते हैं, जो कि हमने इंजेक्ट किया था ताकि हम एंजियोग्राफी कर सकें, ब्लड वेसल्स को देख सकें। तो ये कंट्रास्ट मटेरियल है और कोरोनरी आर्टरी में जो प्लाक की फॉर्मेशन है जो कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करे है वो भी हम क्लियरली देख सकते हैं और इसको रिमूव करने के लिए स्टेंट का यूज़ भी किया जाता है ताकि जो कोरोनरी आर्टरी है वो ओपन रहे और हार्ट की तरफ प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई होता रहे। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन आई थिंक कॉम्प्लिकेशन से पहले हमने प्रोसीजर से पहले नर्स को क्या करना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट में कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करते हैं। सो नर्सिंग कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एनक्लेक्स में और जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है नर्सिंग के लिए उनमें इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि एज ए नर्स कार्डियक कैथेटराइजेशन वाले प्रोसीजर के लिए जो पेशेंट है उससे प्रोसीजर से पहले कौन सी केयर देनी चाहिए, उसके दौरान कौन सी केयर देनी चाहिए और लास्ट में क्या करना चाहिए। सो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए सीसी के लिए। बिगेन व्हेन द प्रोसीजर इज स्केड्यूल्ड एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द रिकवरी पीरियड। यानी एक नर्स का क्या काम है यहाँ पर, जब तक यानी प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है उससे पहले और प्रोसीजर होने यानी कंटिन्यू है जब तक और उसके बाद तब तक नर्स का काम होता है। अब ये क्या काम होता है उसको डिस्कस करते हैं। सो बिफोर प्रोसीजर यानी अभी तक प्रोसीजर हुआ नहीं है। सो बिफोर सीसी नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो फोकस करती है ऑन प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर प्रोसीजर। अब मोस्टली जो कंजेनिटल डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं वो चिल्ड्रंस में होते हैं और उनको ट्रीट करने के लिए हम सीसी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो सीसी से पहले नर्स का काम ये होता है कि वो चाइल्ड को प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर करे बोथ फिज़िकली एंड इमोशनली। नाउ
किस तरह से वो उसको प्रिपेयर करेगी, डिस्क्राइब टू द चाइल्ड एंड पेरेंट्स, अगर चाइल्ड बड़ा है तो उसको भी डिस्क्राइब करेगी और उसके पेरेंट्स को डिस्क्राइब करेगी प्रोसीजर्स के बारे में। सो द प्रोसीजर रूम एज वेल एज द इक्विपमेंट दैट विल बी यूज ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जो जो इक्विपमेंट्स सीसी प्रोसीजर के लिए यूज़ किए जाएंगे और प्रोसीजर रूम के बारे में पूरी एजुकेशन हमने उस चाइल्ड और उसके पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी है। शो द चाइल्ड वेयर ऑन हिज बॉडी द कैथेटर विल बी इंसर्टेड, अब आपने उसको ये भी बताना है कि कौन सी एरिया में उसको कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा उस चाइल्ड को, जहाँ जिस पे हम प्रोसीजर करेंगे। और उसके अलावा बच्चा है तो उसको जैसे आपसे वो कन्वेंस हो जाए तो उसके लिए आप उसको डॉल्स वगैरह या फिर ऐसा कोई टॉय देंगे जिससे वो खेले और आप उसको प्रिपेयर कर सकें एज नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको ऐसे ही कन्वेंस कर सकते हैं। देन टेल द चाइल्ड दैट द लाइट्स इन द रूम विल बी डिम्ड आफ्टर द कैथेटर इज प्लेस्ड, अब ये भी आपने उसको बताना है कि जैसे हम उसको कैथेटर प्लेस करेंगे उसके बाद जो रूम की लाइट हैं उनको हम डिम कर देंगे, क्योंकि ये मस्ट है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऐसे लाइट्स को बंद कर रहे हैं, डिम कर रहे हैं, तो जो बच्चा है वो घबरा जाएगा। तो इसीलिए ये सारी एजुकेशन उससे पहले दे देनी है। रीअश्योर हिम दैट यू विल बी राइट देयर विथ हिम एंड विल टॉक टू हिम थ्रू आउट द प्रोसीजर, आपने उसको काउंसल करना है, उसके साथ कन्विंस करना है उसको, और ये रीअश्योर करवाना है कि आप उसके साथ रहेंगे प्रोसीजर के दौरान, प्रोसीजर के बाद आप हर वक्त उसके साथ रहेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, ताकि जो उसके एंजाइटी उसको फील हो रही है वो रिड्यूस हो जाए। सो टेल द चाइल्ड दैट ही मे फील वार्म आफ्टर द कंट्रास्ट मीडियम इज इंजेक्टेड, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हम चाइल्ड और एडल्ट सबको बता सकते हैं कि जैसे हम कंट्रास्ट मीडियम को इंजेक्ट करेंगे उसके फ़ौरन बाद वो वार्म फील करेगा, क्योंकि कंट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये सारी सिम्टम्स साइंस जो है वो हमने पहले ही उसको बता देनी है कि कंट्रास्ट के बाद ये हो सकता है और आपकी बॉडी जो है वो वार्म फील हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोसीजर से पहले आपने उनको बता देना है। देन वे द चाइल्ड एंड टेक हिज वाइटल साइंस, अब वाइटल साइंस तो मस्ट है, क्यों मस्ट है, क्योंकि अगर आपने पहले प्रोसीजर से पहले उसके वाइटल साइन नहीं लिए और प्रोसीजर के दौरान वाइटल साइंस कोई इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो गया, तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये पहले से ही इंक्रीज़ था या फिर डिक्रीज़ था या फिर अभी हुआ है। तो एक तो ये पॉइंट है, और उसके अलावा अगर उस पेशेंट के वाइटल साइन ठीक नहीं है, कोई इंक्रीज़ है या कोई डिक्रीज़ है अपनी नॉर्मल लेवल से, तो उस दौरान ये प्रोसीजर कंडक्ट ही नहीं हो सकता जब तक उसके सारे वाइटल साइन नॉर्मल ना हो जाए। तो वाइटल साइन मस्ट है प्रोसीजर से पहले। उसके अलावा हमने पेशेंट की हाइट और उसके वेट को भी चेक करना है, क्यों, क्योंकि हम जो कंट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट करते हैं कंट्रास्ट, उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ वेट और हाइट के ही इंजेक्ट करते हैं, जितनी उसकी हाइट और जितना उसका वेट है उसके हिसाब से उस कंट्रास्ट का डोजेज बनता है। सो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन असेस द चाइल्ड कलर टेम्परेचर ऑफ हिज एक्सट्रीमिटीज़ एंड पेडल पल्स, क्योंकि हम कैथेटर को प्लेस कर रहे हैं तो पहले जिस साइड में हम कैथेटर को प्लेस कर रहे हैं वहाँ का कलर चेक करना है, उस एक्सट्रीमिटीज़ में टेम्परेचर क्या है, और पेडल पल्स को चेक करना है। पेडल पल्स को तब चेक करेंगे जब हम जो कैथेटर है उसको फीमोरल आर्टरी से प्लेस करें। ओके, अदरवाइज़ अगर हम आर्म की आर्टरी से प्लेस कर रहे हैं तो हम आर्म्स की आर्टरीज़ को ही चेक करेंगे। मार्क द डोर्सालिस पेडस एंड पोस्टीरियर टिबियल, अब यहाँ पर हम फीमोरल आर्टरी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो एवरी 30 मिनट्स आपने पल्सेस को चेक करना है, क्योंकि कैथेटर की वजह से वहाँ पर ब्लॉकेज क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है, जिसकी वजह से नीचे वाली साइड में ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो सकती है। तो बार बार चेक करने के लिए आप पल्स को फाइंड करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, तो एक बार ही पल्स को फाइंड करके वहाँ पर मार्क कर लें, ताकि एवरी टाइम आपको ईजी फील हो, डिफ़िकल्टी ना हो उस पल्स को ढूंढने में, और बार बार आप उसकी डोर्सलिस पीडस और पोस्टीरियर टिबियल पल्स को फाइंड आउट कर सकें विथ इंडेलाइबल इंक बिफोर द प्रोसीजर, अलाउइंग फॉर इजी असेसमेंट आफ्टर द प्रोसीजर। ओके,
नाउ डिस्कस करते हैं आफ्टर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद आप क्या करेंगे। सो आफ्टर सीसी नर्सिंग केयर फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस हम थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं। जो सीसी की कॉम्प्लिकेशंस है उनको प्रिवेंट करने का जो फोकस है वो नर्सिस का होता है आफ्टर प्रोसीजर। सो मॉनिटरिंग द कैथेटराइज एक्सट्रीमिटीज़, जिस एक्सट्रीमिटी में हमने सीसी यानी कैथेटर इंसर्ट किया है उसको मॉनिटर करना है। एंड इंश्योर एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, क्योंकि हमने जो कंट्रास्ट उसको इंजेक्ट किया है उसको अब बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो बॉडी के अंदर रहेगा उतना ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, दैट्स वाई हमने एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक इंश्योर करना है। देन कीप द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी immobile to prevent hemorrhage, usually for 4 to 6 hours after the procedure। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आफ्टर प्रोसीजर कि जिस एक्सट्रीमिटी में आइधर वो आर्म है या फिर लेग है उसमें आपने एक सीसी परफॉर्म की है, तो सीसी परफॉर्म करने के बाद आपने उसको इमोबाइल रखना है, मूव नहीं करवाना, एक ही पोजीशन में रखना है। क्योंकि अगर उसको आप मोबाइल कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर और बाद में, तो जहाँ पर जॉइंट है वहाँ से उसको हेमरेज हो सकती है। तो दैट्स वाई आफ्टर द प्रोसीजर डू नॉट मोबाइल द एक्सट्रीमिटीज़। दैट्स वाई बिकॉज वहाँ पर हेमरेज हो सकती है टू फॉर द 4 to 6 आवर। कीप द कैथेटर साइड क्लीन एंड ड्राई, जहाँ से कैथेटर किया है उसको उस साइड को क्लीन ड्राई रखना है। और मॉनिटर करना है फॉर ब्लीडिंग एंड हेमाटोमा फॉर्मेशन। क्यों साइड को क्लीन एंड ड्राई क्यों रखना है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस से आप डायरेक्टली वेन और आर्टरी को क्या कर रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं, कट करके वहाँ से कैथेटर को अप्लाई कर रहे हैं, तो डायरेक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एंटर कर सकते हैं। देन कंपेयर पोस्ट कैथेटराइजेशन असेसमेंट डेटा टू प्री कैथेटराइजेशन असेसमेंट। बेसलाइन डेटा, जो बेसलाइन वाइटल साइंस वगैरह हैं उनको आपने कंपेयर करना है, पहले कैसे थे और बाद में कैसे हैं। ठीक है, उनको कंपेयर करना है कि कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं आई। देन पेइंग स्पेशल अटेंशन टू पल्सेस एंड न्यूरोवास्कुलर स्टेटस इन द कैथेटराइज एक्सट्रीमिटीज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने फॉर एग्जांपल लेग में कैथेटराइजेशन की है तो फिमोरल आर्टरी में की है, तो नीचे वाली जो आर्टरीज है उनको चेक करना है कि क्योंकि वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है ना, तो उसकी वजह से नीचे वाली साइड में ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो सकती है। तो आपने पल्सेस को चेक करना है और उसके अलावा न्यूरोवास्कुलर स्टेटस को भी चेक करना है, क्योंकि वो भी डैमेज हो सकता है। उसके बाद इंश्योर एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक आईवी और ओरल टू कंपनसेट फॉर ब्लड लॉस ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड द डायूरेटिक सेक्शन ऑफ सम कंट्रास्ट मीडिया यूज़। जो हमने कंट्रास्ट मीडिया यूज़ किया है और जो ब्लड लॉस हुआ है उसके लिए हम आईवी और ओरल फ्लूइड इनटेक करवाएंगे, ताकि जो उसका ब्लड लॉस हुआ है वो भी मेंटेन और कंपनसेट हो जाए, और जो डायूरेटिक्स प्रेजेंट है बॉडी में वो भी बॉडी से बाहर निकल जाए। सो डूइंग सो विल आल्सो एड इन फ्लशिंग द कंट्रास्ट मीडियम फ्रॉम सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन से हम उसको बाहर निकालेंगे, फ्लश यानी बाहर निकालेंगे बॉडी से। सो बिकॉज कार्डियक कैथेटराइजेशन इज कॉमनली डन ऑन एन आउट पेशेंट बेसिस प्रोवाइड थ्रू पोस्ट प्रोसीजर टीचिंग्स फॉर पेशेंट। अब ये पोस्ट प्रोसीजर टीचिंग्स क्या है कार्डियक कैथेटराइजेशन वाले पेशेंट के लिए, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। नाउ ये कार्डियक कैथेटराइजेशन एक आउट पेशेंट बेसिस है, इसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ती, आउट पेशेंट बेसिस पे ही यह हो जाता है। सो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, प्रोवाइड पेरेंट्स विद दीज क्लियर इंस्ट्रक्शन अबाउट केयरिंग फॉर देयर चाइल्ड एट होम। जो चाइल्ड है वो खुद तो अपनी केयर नहीं कर सकता, तो इसीलिए हमने उनके पेरेंट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए। जैसे कि रिमूव द प्रेशर ड्रेसिंग द डे आफ्टर द प्रोसीजर, जिस एक्सट्रीमिटीज़ पे हमने कैथेटर इंसर्ट किया है उसके ऊपर जो प्रेशर ड्रेसिंग है उसको रिमूव करना है प्रोसीजर के एक दिन बाद। देन उस साइड को कवर रखना है विद एन एडेसिव बैंडेज फॉर सेवरल डेज आफ्टर द प्रोसीजर। एडेसिव यानी जो चिपकी हुई होती है ना बैंडेज, वो लगा देनी है उस एरिया पर, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो या फिर बाहर वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर एंटर ना हो सके। उसके अलावा कीप द इंसर्शन साइड क्लीन एंड ड्राई, उसको क्लीन और ड्राई रखना है। और उसको जो बात देनी है वो स्पंज बात देनी है, जब तक वो साइड हील ना हो जाए तब तक आपने उसको नहाना नहीं है, जस्ट स्पंज बात देना है, यानी स्पंज को पानी में डुबोकर उसको साफ़ करना है। और जो भी आप यूज़ कर सकते हैं एंटीसेप्टिक्स वगैरह उसको यूज़ करें, बाकी उससे ऐसे ही ना नहाएं।
ऑब्जर्व द साइट फॉर रेडनेस, जहाँ पर हमने कैथेटराइजेशन की है उस साइट को ऑब्जर्व करना है कि कहीं रेडनेस तो नहीं हो रही, स्वेलिंग, ड्रेनेज या फिर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो जल्द से जल्द आपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को रिपोर्ट करना है। देन मॉनिटर द चाइल्ड टेम्परेचर एंड रिपोर्ट फीवर प्रोमोटली, क्योंकि कंट्रास्ट के दौरान अगर फीवर या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो इट्स नॉर्मल, अगर उसके बाद भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो इट्स नॉट अ नॉर्मल। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने मॉनिटर करनी है और जल्द से जल्द उसको रिपोर्ट करनी है। हैव द चाइल्ड अवॉइड स्टर्नस एक्सरसाइज, यानी बहुत ज़्यादा वो भागे नहीं, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगे उसको हम स्टर्नस एक्टिविटीज़ बोलते हैं, तो स्टर्नस एक्सरसाइज के लिए हमने उनको अवॉइड करवाना है। उसके अलावा रेगुलर डाइट फॉर द चाइल्ड प्रोवाइड करनी है। देन अगर उसको पेन या फिर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो उसके लिए एसिटोअमाइनोफेन या फिर आइबोप्रोफेन यूज़ किए जाते हैं अगर वो नीड में है। देन कीप अप follow up appointments. So these was the instruction after cardiac catheterizations. ओके जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशंस को। कॉम्प्लिकेशंस सिंपल हैं बहुत सीसी की। इसमें एक्यूट हेमरेज हो सकती है, ट्रांजिएंट एरिथमियास हो सकते हैं और इसके अलावा टेम्प्ररी डैमेज सर्कुलेशंस हो सकती है टू द कैथेटराइज एक्सट्रीमिटीज़, बिकॉज वहाँ पर क्लॉट और हेमाटोमा फॉर्मेशन की वजह से उस एरिया में टेम्प्ररी ब्लड सर्कुलेशन डैमेज या फिर एब्सेंट हो सकती है। देन एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं कंट्रास्ट मीडियम की वजह से। तो आपने पेशेंट से ये पूछना है कि क्या ये वाला प्रोसीजर आपने पहले भी कराया है। अगर पहले भी करवाया है तो इससे रिलेटेड कोई आपको एलर्जी वगैरह हुई थी या नहीं हुई थी, तो ये सारा पूछना है आपने उससे। और अगर एलर्जी हो रही है तो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन टू द कंट्रास्ट मीडियम। उसके अलावा नाजिया एंड वोमिटिंग एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कार्डियक कैथेटराइजेशंस। ओके, सो दिस वॉज द होल अबाउट कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।